नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, पेपर 2 का। ठीक है, इसका पहला वीडियो है पेपर 2 का बाल विकास के रूप में। तो फिर आज की जो टॉपिक है उसमें महत्वपूर्ण जो 30 क्वेश्चन आंसर आते हैं वस्तुनिष्ठ, उसको हम देखने वाले हैं। तो फिर यहाँ वीडियो का जो भाग नंबर 18 है, इससे पहले मैंने 17 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, इसका जो पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि रंगोली से प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ सभी मांगलिक कार्यों पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि सभी जो विशेष आयोजन हैं और सभी त्योहारों पर या फिर सभी खुशी के अवसर पर ये नहीं आएगा। लेकिन जो रंगोली का जो कार्यक्रम है खास कर से जो ज़्यादातर मांगलिक कार्यों पर किया जाता है। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक और चीज़ है जो कल के वीडियो में बताया था मैं, लगभग शायद 30वां नंबर के क्वेश्चन है, जो कि सांप को बताया था तृतीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है, लेकिन उसके साथ शेर भी आएगा। ठीक है, शेर और सांप दोनों हैं जो कि तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। 10+2+3 वर्ष की शिक्षा संरचना की प्रस्तावना की थी। तो किसने किया था? जो है 10+2+3 के जो शिक्षा व्यवस्था है इसका प्रस्तावना, इसका ऑप्शन दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, शिक्षा आयोग 1964 में, या फिर रामामूर्ति समिति 1990 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ शिक्षा आयोग, जो कि 1964 में किया गया था। दोस्तों, इस जो शिक्षा आयोग है इसका नाम एक और है कोठारी आयोग, है ना, इसको याद रखना। ये जो कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1964 और 1966 के मध्य बनाया गया था। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत कोठारी को अध्यक्षता में स्कूली, देखो यहाँ पर क्या है, पूर्ण नाम डॉक्टर दौलत कोठारी के नेतृत्व में, इसकी अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, हो सकता है कभी कोठारी आयोग के नाम से दे दे या फिर शिक्षा आयोग के नाम से दे दे। ठीक है, इस जो शिक्षा प्रणाली के प्रारूप जो रूपांतरण कर 10 जो है 10+2+3 पद्धति का विकास किया है। दूसरा प्रश्न है, कार्व ग्रुस द्वारा खेलों के प्रकार बताए गए हैं। तो कार्व ग्रुस ने खेलों के कितने प्रकार बताए हैं? तो यह जो है 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कार्व ग्रुस ने अपने जो सिद्धांत है उसमें 6 खेल के प्रकार बताए हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखते हैं कि सबसे अधिक मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मानी जाती है। तो क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक जो है मूल प्रवृत्ति है बाल्यावस्था में मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है? सामूहिकता है, काम है, जिज्ञासा है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सामूहिकता, है ना। जो बाल्यावस्था में रहते हैं बच्चे लोग, तो वो लोग ज़्यादातर सामूहिकता में विश्वास करते हैं, समूह में ज़्यादातर रहते हैं, समूह में पढ़ते हैं, समूह में खेलते हैं। यानी कि इन लोगों का जो व्यवहार रहता है वह सामूहिकता में सबसे ज़्यादा रहता है। चौथा प्रश्न है, वंशानुक्रम के मूल वाहक होते हैं। क्या बोल रहे, देखो वंशानुक्रम के मूल वाहक होते हैं, जैसे कि दादा हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है उसका लड़का आ गया, फिर उसके बाद उसका लड़का, फिर उसके बाद उसका लड़का, यानी कि जो वंशानुक्रम होते हैं तो इसके मूल वाहक होते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे कि कोई उसके दादा में ये बीमारी था तो उसके बेटा में भी आ गया, फिर उसके बेटा में भी आ गया, फिर इसके बेटा में भी आ गया। तो ये जो बीमारी है या फिर कुछ अच्छी चीज़ है, ये सभी जो है वंशानुक्रम के मूल वाहक होते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम के मूल वाहक कौन होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि शुक्राणु, डिम्बाणु, गुणसूत्र या फिर पैतृक। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा पैतृक आ जाएगा। ठीक है, अब पैतृक को जो है इंग्लिश नाम जीन है, जो कि हम लोग बोलते हैं जीन, है ना, कौन, तो इसी को कहा गया है जीन को। और एनास्टासी ने लिखा है कि पैतृक अनुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, जो किसी न किसी रूप में वो पाए ही जाते हैं इसमें। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि बाल विकास अध्ययन है। तो बाल विकास किसका अध्ययन? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था का, दूसरा है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था का, तीसरा है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत का, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आएगा। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, यानी कि माँ के पेट में जब आते हैं उसी समय से लेकर जो किशोरावस्था तक। और किशोरावस्था की जो आयु है, जो बहुत से वैज्ञानिकों ने माना है, तो उसका जो समय काल क्या है, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच को माना गया है। तो गर्भावस्था से इसी के दरमियान जो है अध्ययन का को ही बाल विकास कहा जाता है।
छठा प्रश्न है, कक्षा में एक छात्र के लिए न्यूनतम जगह होनी चाहिए। देखो, जो आयोग ने निर्धारित किया गया था उसके आधार पर क्या बोला गया है कि एक छात्र के लिए न्यूनतम जगह कक्षा में कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है कि 10 वर्ग मीटर के हिसाब से, 9 वर्ग मीटर के हिसाब से, 8 वर्ग मीटर के हिसाब से या 7 वर्ग मीटर के हिसाब से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 10 वर्ग मीटर के हिसाब से जगह होनी चाहिए। हालांकि ये जो है 10 मीटर वर्ग के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो फिर स्कूलों में ऐसा नहीं होता। सातवां प्रश्न है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो जिज्ञासा रहते हैं, कई लोगों के मन में हमेशा जिज्ञासा रहते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है वह होती है, क्या होती है। ऑप्शन है कि जन्मजात होती है, दूसरा है अर्जित होती है, तीसरा है ज्ञान से विकसित होती है, या फिर चौथा सभी अध्यापक में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ अर्जित है ना, जिज्ञासा जो है अर्जित होती है, यानी कि जो ज्ञान के माध्यम से, यहाँ पर ज्ञान से विकसित ऐसा नहीं होगा, सिर्फ अर्जित आएगा। ठीक है, जिज्ञासा जो है जन्मजात नहीं होता ना फिर ज्ञान से होता है, यहाँ जो है अर्जित किया जाता है। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनर्विलोकन किया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनाया गया था उसका पुनर्विलोकन किया था। तो यहाँ पर किसने किया था, कौन सी समिति ने किया था। ऑप्शन है संपूर्णानंद समिति ने, दूसरा है रामामूर्ति समिति ने, तीसरा है कि ईश्वर भाई पटेल समिति ने, और चौथा है कि एदिल स्याह समिति ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ रामामूर्ति समिति ने। रामामूर्ति समिति ने 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी उसका जो है पुनर्विलोकन किया है। यहाँ पर मैंने कुछ अतिरिक्त पॉइंट भी लिखा है कि 1990 में गठित किया गया था। देखो 1986 में यहाँ पर बना था, अब 1990 में इसका पुनः गठन किया गया था, जो कि 9 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, 9 बिंदुओं पर अपनी जो बात रखी है इन्होंने। 9वां प्रश्न है, पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय की स्थापना 1962 में सबसे पहले हुई थी। क्या बोल रहे हैं कि जो पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय की जो स्थापना 1962 में हुई थी सबसे पहले, वो कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन दिए गए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में, दूसरा है मुंबई विश्वविद्यालय में, तीसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, या चौथा है मद्रास विश्वविद्यालय में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार जो है पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय की स्थापना 1962 में हुई थी। 10वां प्रश्न है, बच्चों में स्थायी ज्ञान कब होता है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न है कि बच्चों में जो होता है स्थायी ज्ञान वह कब होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कि जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, दूसरा जब बच्चे जो है जब अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं, तीसरा है जब माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, जब बच्चे जो है किसी भी कार्य को, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे खेलना हो, चाहे लिखना हो, स्वयं करता है तभी उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और जो स्वयं करता है वही जो है स्थायी ज्ञान होता है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि क्लास में पढ़ाते वक्त अगर किसी बच्चे को उठाकर किसी प्रश्न का जवाब पूछते हैं, जब वो सही आंसर बताता है तो उसके दिमाग में वो प्रश्न हमेशा के लिए और उसका जो आंसर है हमेशा के लिए छप जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों के बीच में अपनी बात को रखा है, यानी कि सही बात को रखा है। और जो अगर प्रश्न नहीं करते तो फिर वो क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे, कभी याद हो कभी ना हो, लेकिन जो 4 लोगों के बीच में अगर उठकर जवाब मिलता है वही क्वेश्चन आंसर हमेशा याद रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्थायी ज्ञान होता है। कब होता है, जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। 11वां प्रश्न है, एक अच्छा वक्ता में होनी चाहिए। जैसे कि कोई अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलने वाला है, तो उसमें क्या क्या गुण होनी चाहिए। ऑप्शन देंगे कि तेजी से बोलने वाला होना चाहिए, दूसरा है कि आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, तीसरा है कि स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करने वाला होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा, है ना। अगर अच्छे वक्ता बनना है तो फिर स्पष्ट और जो है शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए उच्चारण और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। और इसके साथ अगर एक पॉइंट और जोड़ना है तो फिर इसमें जो है सारगर्भित जो बातों का वक्ता होना चाहिए। ठीक है, सारगर्भित बातों का भी इसमें महत्व रहता है। 12वां प्रश्न है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाला कारक है। तो शिक्षक के मन में जो मानसिक रूप से बाधा पहुंचाने वाला कारक है, तो कौन कौन से कारक है यहाँ पर दिया गया है कि न्यूनतम वेतन है, अत्यधिक कार्यभार है, निरंकुश प्रशासक है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक शिक्षक के अगर मानसिक रूप से स्वास्थ्य नहीं होता, अस्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य में बाधा पहुँचाता है, तो इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। न्यूनतम वेतन, ये बात सही है, क्योंकि इसीलिए जो है टीचर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन चाहता है। ठीक है, दूसरा है कि अत्यधिक कार्यभार है, यानी कि आप लोगों ने देखा भी होगा जो स्कूल में कम टीचर रहते हैं उन लोगों का कार्यभार और बढ़ जाता है,
और उसके बाद उसमें क्या रहता है कि बच्चे लोगों का मध्याह्न भोजन है उसके बारे में भी डिटेल बनाना रहता है। तो ये जो है अतिरिक्त कार्यभार है। और निरंकुश प्रशासक, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर उपयुक्त तो सभी ऐसे कारक है जो एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को बाधा पहुंचाने वाले कारक बनता है। 13 प्रश्न है, संघर्ष का सामान्य अर्थ है। तो संघर्ष का सामान्य अर्थ क्या रहता है? विपरीत विचार रहता है, विपरीत इच्छाएं रहती है, या फिर विपरीत उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि संघर्ष ऐसी चीज है कि जब भी कुछ काम करते हैं विपरीत रहता है तो फिर वहां पर संघर्ष मिलता है। जैसे कि नदी में चल रहे हो तो नदी के साथ साथ यानी कि पानी के बहाव में चलते तब तो ठीक है, लेकिन नदी के विपरीत यानी कि पानी के विपरीत अगर चलेंगे तो फिर संघर्ष करना पड़ता है। वही है कि अगर समाज के विचार में समाज की जो इच्छा है और समाज की जो उद्देश्य है इसके साथ अगर नहीं चलते हैं तो वहाँ संघर्ष वहाँ पर बनता है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो नियमित शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? यानी कि नियमित शिक्षा कहाँ से प्राप्त होता है? सामाजिक शिक्षा से। दूसरा है कि समुदाय का प्रभाव रहता है। तीसरा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम रहता है, या फिर चौथा जो है राज्य का प्रभाव रहता है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ विद्यालय पाठ्यक्रम है ना। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ विद्यालय पाठ्यक्रम है जो कि नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नियमित शिक्षा कराई जाती है। 15वां नंबर का है, निम्न में से किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता? तो किसका प्रभाव है जो शिक्षा पर नहीं पड़ता? समाज का है, समय का है, धर्म का है, मुद्रा का है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा धर्म का प्रभाव है ना। धर्म का प्रभाव जो है शिक्षा पर नहीं पड़ता है। बाकी जो है समय, समाज और मुद्रा, इसका जो प्रभाव है वहाँ शिक्षा पर पड़ता ही है। 16 प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना है, तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना है, और चौथा है राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो राष्ट्रीय जीवन में अपनी जो शिक्षा का कार्य रहता है, शिक्षा का महत्व रहता है, क्या रहता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय एकता का विकास करना राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है, और यहाँ जो प्रमुख कार्य है। ठीक है। 17वां प्रश्न है कि ज्ञानार्जन को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकता है? सिर्फ ज्ञानार्जन यानी कि जो शिक्षा के माध्यम से सिर्फ ज्ञान को अर्जन करना ही अगर उद्देश्य है तो इससे क्या क्या हानि हो सकता है? ऑप्शन है कि व्यवहारिकता का समुचित विकास नहीं हो सकता। दूसरा है कि व्यक्ति का ध्यान अपनी रुचि की ओर नहीं जाने की संभावना रहती है, और तीसरा है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है। तो इसका जो आंसर आएगा वहाँ चौरों जो सही है उपयुक्त सभी। यानी कि अगर शिक्षा को सिर्फ एकमात्र ज्ञानार्जन के साधन के रूप में इसका उद्देश्य के हिसाब से अगर स्वीकार करते हैं तो ये जो सभी जो परेशानी है वहाँ हो सकता है, जो हानि हो सकता है। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो पाठ्यक्रम के जो विकास है उससे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? समाज एवं परिवेश है, शिक्षा आयोग एवं समिति है, शिक्षा का उद्देश्य है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ उपयुक्त सभी आ जाएगा, है ना। पाठ्यक्रम के जो विकास है इसको प्रभावित करता है, ये सभी कारक बनते हैं जो कि इसके जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। 19वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम के अगर निर्माण करना है किस तरीके से उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए तो सबसे ज़्यादा जो है किस बात को महत्व दिया जाना चाहिए या फिर किसको महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, दूसरा है शिक्षा का कौशल है, तीसरा है विद्यालय की व्यवस्था है, और चौथा है छात्र की आर्थिक स्थिति है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगा। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि जैसे कि स्कूल में पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो उस क्लास में कई ऐसे बच्चे हैं जो सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबकी विभिन्नता है। कोई कमज़ोर बच्चे, कोई अच्छे बच्चे हैं, है ना, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कोई और किसी भी रूप से कमज़ोर है। तो इस सभी के व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो कि सर्वाधिक रूप से महत्व रखता है। 20वां प्रश्न है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम कैसे आता है? जैसे कि कोई भी बुक है उसका जो पाठ्यक्रम तैयार करता है तो कैसे तैयार करता है कि शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए, दूसरा है परीक्षा प्रणाली के अनुरूप होनी चाहिए, तीसरा है कि समाज एवं परिवेश के अनुरूप होनी चाहिए, और चौथा है उपयुक्त सभी के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ उपयुक्त सभी के अनुरूप, है ना, उपयुक्त सभी के अनुरूप जो है पाठ्यक्रम होनी चाहिए। 21वां नंबर का है प्रेरणा अधिगम का एक कारक है। तो क्या लिखा है कि प्रेरणा अधिगम का एक कारक है, सामाजिक कारक है,
मनोवैज्ञानिक कारक है, शैक्षिक कारण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर देगा मनोवैज्ञानिक कारक है प्रेरणा। प्रेरणा शब्द ऐसा है, किसी बच्चे को अगर दिया जाता है प्रेरणा, चाहे वहाँ किसी भी महापुरुषों का हो, चाहे राजनीतिक पुरुषों का हो, या फिर कोई भी समाज के व्यक्तित्व के बारे में हो, तो इसके जो मनोविज्ञान है उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उसके मन में उसके जैसे बनने का या फिर उसके जैसे महान कार्य करने के लिए मन में प्रेरणा होती है, जिसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, थकान होती है तो थकान कहाँ पर होती है? थकान जो है दो जगह पर होती है, एक तो शारीरिक रूप से होता है, एक मानसिक रूप से होता है। ठीक है, ये तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा पहला। थकान जो है मानसिक रूप से होती है और शारीरिक रूप से भी होती है। 23वां प्रश्न है, ध्यान, थकान, स्मरण, विस्मरण तथा अभिप्रेरणा अधिगम के महत्वपूर्ण हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो ध्यान, थकान, स्मरण, विस्मरण, अभिप्रेरणा अधिगम के महत्वपूर्ण है, तो किसका है? कारक है कि परीक्षण है कि निर्देशन है कि परामर्श है? ये जो है एक कारक है ना, कारक आ जाएगा यहाँ पर। ये जो है कारक है किसकी? अधिगम के महत्वपूर्ण कारक है ये जितने भी यहाँ पर दिया है, थकान, ध्यान, स्मरण जो है। 24वां प्रश्न है, सीखना अभ्यास के द्वारा खाली स्थान में परिमार्जन है। क्या बोल रहे हैं कि सीखना अभ्यास के द्वारा खाली स्थान में परिमार्जन है? ऑप्शन है प्रेरणा, मुख प्रवृत्ति, अंतर्नोद और जो है व्यवहार। तो इसका जो आंसर जाएगा व्यवहार आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो इसका जो परिमार्जन है किस में होना चाहिए? व्यवहार में होना चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ सीखते हैं उसको व्यवहार में लाना एक अच्छी बात है। 25वां प्रश्न है, सीखने की परिभाषा में व्यवहार में परिवर्तन एक खालिस्तान पक्ष है। क्या बोल रहा है कि सीखने की जो परिभाषा है वह व्यवहार में परिवर्तन का एक खालिस्तान पक्ष है? ऑप्शन है शारीरिक रूप से, महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, सीखने की जो परिभाषा है व्यवहार में परिवर्तन का एक शारीरिक पक्ष है। 26वां प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वहाँ किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है पावलर है, टॉकमैन है, थॉर्नडाइक है या फिर हक है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा थॉर्नडाइक। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो थॉर्नडाइक है और एक और है पियाजे, ये दो वैज्ञानिक ऐसे हैं जिसका कोटेशन हमेशा कुछ न कुछ पूछे ही जाते हैं, थॉर्नडाइक और पियाजे का। उसके बाद 27वां प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग 1898 किस पर किया था? तो 1898 क्या है? ये जो है प्रसिद्ध जो प्रयोग है उस समय को दर्शाता है। तो यहाँ किस पर किया था? ऑप्शन है कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, कबूतर पर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ बिल्ली पर किया था। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है, आप लोग थोड़ा सा समझने इस बात को। मैंने इंटरनेट में इसके बारे में देखा है, तो फिर इसका जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ 1898 नहीं दिया गया है, 1912 दिया है। ठीक है, 1912 दिया है, जो कि एक भूखी बिल्ली पर किया है, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया है। यहाँ बिल्ली पर तो ठीक है, लेकिन भूखी बिल्ली है। इसके बारे में एक चीज़ और है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था पुरस्कार एवं दंड का, इसको भी याद रखना। ठीक है, पुरस्कार एवं दंड क्या रहते हैं? अगर किसी, इसके अनुसार से है, थॉर्नडाइक के अनुसार से, अगर किसी बालक को पुरस्कृत किया जाता है तो उसके मन में ये उठता है कि अगर इन्होंने मुझे पुरस्कार किया है, सम्मान दिया है, इसका मतलब मैंने अच्छा कार्य किए है। तो वह जो अपने मन में और अच्छे काम प्रेरणा करने की संभावना रहती है, यानी कि अपने मन में जो प्रेरणा लाते हैं कि मुझे और अच्छा काम करना है। ठीक, दूसरा क्या है? दंड। अगर किसी बालक को दंड दिया जाता है तो उसके मन में ये प्रेरणा उठती है कि वह कभी भी अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उसको दंड मिले। तो ये जो है पुरस्कार और दंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया था। 28वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत खाली स्थान पर विशेष बल नहीं दिया गया है। तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत दिया है तो किस पर विशेष बल नहीं दिया है? प्रेरणा पर, अभ्यास पर, समझ पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा समझ पर, है ना। समझ पर जो सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया है, बाकी प्रेरणा और अभ्यास पर इन्होंने बल दिया है। 29वां प्रश्न है कि गाली देने पर बालक की पिटाई करना किस प्रकार का अनुबंधन है? जैसे कि कोई बालक गाली दे देता है, उल्टा जवाब है ना, तो उसका अगर पिटाई कर देते हैं तो वहाँ जो है किस प्रकार का अनुबंधन है? ऑप्शन है कि परिहार नैमित्तिक अनुबंध है, दूसरा है कि दंड नैमित्तिक अनुबंध है, तीसरा है कि पलायन नैमित्तिक अनुबंध है और चौथा है अकर्म नैमित्तिक अनुबंध है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा। ठीक है, अकर्म नैमित्तिक अनुबंध
की जो श्रेणी में यहाँ आता है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। तो शिक्षा जो है वह मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। किस कार्य का? यहाँ पर ऑप्शन है कि बालक की शिक्षा में रुचि जागृत करना है, दूसरा है कि बालक को अभिप्रेरणा देना है, तीसरा है कि बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन करना है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है, तो ये जो तीनों कार्य है वहाँ सही है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है वह कौन सी है? ऑप्शन है कि समाज है, दूसरा है मस्तिष्क है, तीसरा है कि मानव का व्यवहार है, और चौथा है चरित्र है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों समय बहुत कम है, आप जो है जितना हो सके तैयारी करना। और यह जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 का वीडियो है, ठीक है, तो जो कि 30 अंकों का आएगा, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, वहाँ सामाजिक अध्ययन से है, जो कि अकेले 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अकेले 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर 2 में, तो उसका जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो फिर चैनल अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।